अभी हम लोग इस सेक्शन में अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 में हम लोग जानकारी करना है अम्ल क्या है, भस्म क्या है और लवण क्या है। इसके पहले अध्याय में हम लोग जानकारी किए अब क्रिया होने किस प्रकार की क्रिया करती है, पदार्थ है आपस में किस प्रकार क्रिया करते हैं, अब क्रिया करने से क्या क्या प्राप्ति होती है। लेकिन इस अध्याय में हमने कार्य करना है जो भी पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ पदार्थों के गुण के बारे में यहाँ करके उसको अलग अलग किया गया है। तो इसमें हम पहले जानकारी करेंगे अम्ल क्या है। साधारण तौर पर अम्ल को हम लोग खट्टा के रूप में लेते हैं, अर्थात जो पदार्थ क्या है उसका स्वाद कैसा हो, खट्टा होता है, उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। भस्म का स्वाद कहता है, भस्म क्या है, कड़वा होता है, इसका स्वाद कैसा होना चाहिए, कड़वा होता है, उसको हम लोग भस्म कहते हैं। मेन हमको अभी जानकारी करना है अम्ल और भस्म के बारे में। दो क्रिया इसमें, अम्ल में क्या हो गया, अम्ल है खट्टा है, भस्म क्या है, कड़वा होता है। कड़वा से मतलब क्या है, खट्टा तो सब आप आम खाइएगा, जो भी खाइएगा खट्टा लगेगा। कड़वा का मतलब क्या है, कड़वा स्वाद कैसा होता है, गोल की मिर्च खाते हैं, लवंग खाते हैं, उसका कैसा स्वाद है, तीता या खट्टा है, कैसा है, वो चीज़ कड़वा होता है। नीम का पत्ती खाते हैं, नीम का स्वाद कैसा है, ये सब कड़वा है। इस प्रकार से कड़वा का मतलब है न मीठा होगा न खट्टा होगा, ना पूरा तित भी नहीं होगा, बीच में रहेगा। अर्थात आपके मन जो है, विचार जो उसको क्या करेगा, संतुष्ट नहीं कर पाता है। उसके स्वाद से विचार क्या रहेगा, संतुष्ट नहीं हो पाता है। वो होता है कड़वा में। खट्टा आप खा सकते हैं, खट्टा खाते हैं बहुत लोग, लेकिन कड़वा में थोड़ा सा भी मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो है जीभ या आपके विचार उसको क्या कर ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार से इसमें अम्ल के बारे में, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा है, साथ ही साथ दूसरा इसका एक गुण है, अम्ल जो है जब वायु से अभिक्रिया करता है तो वायु से अभिक्रिया करने के बाद जब भी अभिक्रिया करेगा तो वहाँ पर H2O बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है वहाँ पर। इस प्रकार से हद क्रिया होती है। लेकिन वहीं भस्म जो है इसका स्वाद कड़वा है, ये जो है अम्ल को उदासीन बनाता है। क्या करता है, अम्ल को उदासीन कर देगा। यानी जो अम्ल की मात्रा अगर आप अधिक मात्रा में है तो जो ही भस्म को डालेंगे उसके खट्टापन को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, उसकी शक्ति को कम करके उदासीन बना देता है। इस प्रकार से अम्ल और भस्म में जानकारियाँ हम लोग करते हैं। फिर ये अम्ल और भस्म के बीच में किस प्रकार से आयन का निर्माण होता है, कैसे आयन बनता है, इसकी जानकारी करते हैं। जब हम अम्ल को लेकर के धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें देखते हैं कि अम्ल के साथ अगर हम चित्र के माध्यम से उसको बना करके, अगर एक बर्तन में अगर अम्ल को लेकर के क्या करते हैं, अगर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, 2 एनोड लगा करके यहाँ अलग से एक बैटरी लेकर के उसको क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे बल्ब को लेकर के, तो उसमें हम पाते हैं उस वक्त में यहाँ से जो क्रिया शुरू होती है पूरे घेर करके इधर से आया, और फिर यहाँ से जो आप देंगे, यहाँ से कोई बैटरी को रख करके या वही धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से हम देखते हैं एक धारा प्लस में होकर के दूसरा धारा फिर होकर के जब यहाँ तक पहुँचता है तो हम देखते हैं कि उसमें बल्ब क्या होता है, जलना शुरू करता है। ये आयन के रूप में जब वहाँ होता है उसमें प्रतिक्रिया होती है कि जब इसमें आयन रहता है घुला हुआ तो यहाँ पर अम्ल में प्लस माइनस दोनों आयन उसमें रहते हैं। जानकारी कैसे करते हैं, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे होकर के
बैटरी से होकर के धारा जो है जब यहाँ अम्ल में आती है, पुनः इसका टर्न होकर क्या करती है, फिर बल तक जाती है, तो इसमें मालूम होता है कि इसमें आपका प्लस माइनस दोनों आयन बनता है। अगर दोनों प्लस माइनस आयन नहीं बनेगा तो बल्ब क्या होगा, जलेगा नहीं। इस प्रकार से इसकी जांच करते हैं, क्रिया करते हैं। तो आयन में एक क्रिया है, इसका नाम है विद्युत अपघटन अपक्रिया। उसके माध्यम से हम आयन का जो है जानकारियाँ कर लेते हैं कि अम्ल या भस्म में आयन क्रिया है या नहीं है। दोनों में, भस्म भी कीजिएगा उसमें भी धारा प्रवाहित होगा। तो अम्ल और भस्म में जानकारी करने के लिए हम लोग धारा प्रवाहित करने के देखते हैं कि उसमें आयन बनता है या नहीं बनता है। उसके बाद इसी अम्ल के बारे में एक वैज्ञानिक है, ये तो साधारण रूप में रहा अम्ल का परिभाषा, अम्ल खट्टा होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये साधारण रूप में रहा। लेकिन इस पर वैज्ञानिक एक जो है जिसका नाम है क्या नाम उसका, आर्हेनियस, एक वैज्ञानिक है आर्हेनियस। उसने इसको खोज करके बतलाया कि अम्ल कैसा होना चाहिए, उसका परिभाषा दिया, अम्ल का परिभाषा दिया, साथ ही साथ भस्म का भी क्या दिया, परिभाषा दिया। उसने कहा अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन का उत्पत्ति करता है, प्लस आयन को देता है। मैंने उसने कहा हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जो ही अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके क्या करेगा, जल में घुल करके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, वही होता है अम्ल। मानोगे? अर्थात अम्ल का मतलब है वो जल में घुलेगा, धारा प्रवाहित उसमें होगा, आयन बनेगा। जैसे में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl को लेकर के इसमें जल डालेंगे, क्या डालेंगे, H2O मिलाएंगे, विलयन बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl क्या है आपका, अम्ल है। इसमें जब हम जल मिलाते हैं, इसका क्रिया जल से कराते हैं, तो इसमें क्या बनता है, इसका दो आयन बनता है। क्या क्या बनता है, दो आयन बनेगा। कौन कौन आयन बनेगा, यहाँ से टूट करके, अर्थात इस सब क्रिया में हम सीधे इसमें जल मिलाते हैं, क्या करते हैं, जल की मात्रा डालते हैं HCl में, मिला देते हैं, तो यह बनता है। अब क्या करता है, वहाँ जल के साथ क्रिया करने के बाद यह टूट करके क्या बताया गया, हाइड्रोजन गैस आयन बनता है। यह पहले इससे मिल करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का आयन बनाता है, जिसको हम प्लस से दिखाते हैं, आयन ऊपर दिखाते हैं प्लस या माइनस से दिखाएंगे। दूसरा इसमें क्या करता है, ये सीधे Cl क्लोरीन को बनाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका क्रिया होगी, पहले वहाँ बनेगा हाइड्रोजन आयन बनेगा, वहाँ प्लस आयन के रूप में बनता है, फिर दूसरा में आपका क्लोरीन को क्या कर देगा, अलग बनेगा। तो ये क्लोरीन आयन जो है किस में बनता है, माइनस आयन बनेगा। जो ही इस अम्ल को, यहाँ एक पानी, यहाँ जल लिया गया, इसमें अम्ल को डाला गया, अम्ल डाल मिलाएंगे, ये विलयन बनेगा। जब इसको आप धारा प्रवाहित करेंगे, अपने यहाँ पे दो भाग में क्या करता है, इसका आयन चेंज हो जाता है, प्लस आयन और माइनस आयन में। इस प्रकार से हम इसमें जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है, आयन बन रहा है, आयन बनता है। दूसरा भस्म को लिया गया। भस्म के बारे में, भस्म क्या है, भस्म वह पदार्थ होता है जो जल में घुल कर क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन यानी रिएजेंट बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। जैसे उसमें देखिए, उसमें किसको लेंगे, सोडियम को लिया गया, सोडियम के साथ में इसमें मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ में जल मिलाएंगे, क्या करेंगे,
जल मिलाएंगे। इसके साथ में जल की प्रक्रिया कराएंगे। यह मालूम होता है टूटकर बनता है। अभी इसमें सोडियम को अलग हो जाएगा और यहाँ बनेगा हाइड्रोक्साइड। उस वक्त में सोडियम अलग होकर के OH बनाता है। इसको हम लोग कहते हैं माइनस आयन में, वहाँ बनता है माइनस आयन बनाएगा। इस प्रकार से इसमें दोनों भाग टूटता है। अभी इसमें सोडियम आपका क्या बनेगा? सोडियम बनेगा प्लस आयन, धन आयन बनेगा, और OH का बनेगा OH आयन। इस प्रकार से दोनों, चाहे अम्ल हो या भस्म हो, जब भी वो जल के विलयन किया मिलाया जाता है, जल में मिलाएंगे, उसका विलयन बनाएंगे, तो दोनों क्या करते हैं? आयन में टूट जाता है। उसका दोनों का क्या बनता है? आयन बनता है। इस प्रकार से हम आयन के बारे में कार्य करते हैं कि भस्म में भी भस्म में तो आपका हाइड्रोजन आयन बना, लेकिन भस्म में अम्ल में बना हाइड्रोजन आयन, भस्म में क्या बना? हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। इस प्रकार से क्रिया होगी। इस तरह से अब हमको जानना है, जब एक क्रियाएं हो रही है जल के साथ में, तो जल में जो है विलयन का जो कितना मान रहेगा, कौन कौन पदार्थ विलय होगा, अम्ल में कौन विलय होगा, भस्म में कौन विलय होगा, इसको जानना है। जल में विलय पदार्थ, विलय भस्म कौन कौन है, या विलय अम्ल कौन कौन है। तो जो भी अम्ल जो है, जो भस्म में विलय होगा, जो भी जल में विलय भस्म होगा, वो क्या है? कभी भी अभिक्रिया करेगा तो उदासीन अभिक्रिया ही होगा, उसमें उदासीनीकरण ही होगी भस्म के साथ अभिक्रिया करने के बाद। लेकिन अम्ल में ऐसा नहीं है। अम्ल में कभी भी होगा तो उसका हाइड्रोजन आयन बनेगा, लेकिन भस्म में कभी भी अभिक्रिया होगी तो जलीय के साथ में, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया निश्चित होती है। अब हमको जानकारी करनी है अम्ल तथा भस्म के गुण क्या हैं। अम्ल का गुण क्या है, भस्म का गुण क्या है। अम्ल तथा भस्म के गुण। गुण जानकारी से आप लोगों को जानकारियां होगी। पहला इसका गुण है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये पहला गुण है अम्ल का। पहला क्या गुण इसका? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आप बहुत सारे फल खाए होंगे, संतरा भी खाए होंगे, कभी खट्टा लगता है, कुछ मीठा भी लगता है। नींबू खाए हैं, खट्टा लगता है। आम खाते हैं, खट्टा लगता है। इस प्रकार से जो भी पदार्थ आप खाते हैं, उसका स्वाद आपको खट्टा लगता है, वो सब क्या है? अम्ल है। इसका पहला गुण है। तो इस प्रकार से आप जानकारियाँ करनी है। संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल होता है, इस प्रकार के अम्ल का नाम भी यका करना है, याद करना पड़ता है, किस फल में कौन अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है संतरा या नींबू का अगर रस है, उसमें मिलता है सिट्रिकम, मिलता है सिट्रिकम मिलता है। सेब आ जाएगा, कौन मिलेगा? मौलिक अम्ल होता है। इस प्रकार से इमली को लीजिएगा, सिरका को लीजिएगा, सब में सबका अलग अलग अम्ल मिलेगा, लेकिन खट्टा लगेगा। उसका पहला स्वाद में खा रहेगा, खट्टा लगेगा। दूसरा इसमें आता है अम्ल का गुण है, इसका जो गुण है अंदर का, यह जो है विषैला पदार्थ होता है। इसमें विष भी होती है, साथ ही साथ यह तीव्र नाशक होता है, संक्षारण होता है। इसमें अधिक मात्रा में अम्ल का इस्तेमाल करेंगे तो दांत का क्षय होता है। जल्दी में क्या होता है? दांत खत्म हो जाता, टूट जाता है, घिस खत्म, क्षय हो जाता है उसका। घसते घसते क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
तो इस प्रकार से अम्ल का दूसरा गुण है, अम्ल विषैला हो सकता है, होता है, साथ ही साथ तीव्र नाशक होता है। इसलिए आप लोगों को सावधानी होनी है, अधिक अम्ल का इस्तेमाल भी नहीं करना है। अधिक अम्ल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, आपके पेट के अंदर में अम्लता अधिक बढ़ जाएगी तो गैस्ट्रिक पहले शुरू होता है, पेट में गैस बनाएगा, दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। इस प्रकार से अम्ल का भी थोड़ा क्या करना है, होशियारी से रखना है। इसलिए अम्ल क्या है, क्योंकि अम्ल में विषैले पदार्थ होता है, साथ ही साथ तीव्र नाशक भी है। तीसरा इसका गुण है, अम्ल और भस्म को देखा जाएगा तो अम्ल और भस्म दोनों जो है रंग को हटाता है, रंग में परिवर्तन लाता है। किस प्रकार से देखेंगे, अगर इसको जानना है, जानकारी करनी है, तो एक लिटमस पत्र आता है, ये प्रयोगशाला में मिल सकता है, लेकिन घर में भी आप काम कर सकते हैं। इसको घर में आप कर सकते हैं, जहाँ हल्दी का दाग लग जाए, हल्दी का क्या दाग लग जाएगा, आप नींबू डालिएगा वहाँ पर, देखिएगा कैसा होगा, उसका रंग दूसरा हो जाएगा, उसका पीला जैसा नहीं रहेगा। क्षार वाला मात्रा डालिएगा, अगर साबुन रगड़िएगा सरफ तो हल्का सा भूरा रंग का हो जाएगा, वो छूटता नहीं है, रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होता है। इसलिए हाँ, अम्ल और क्षार जो है अर्थात भस्म जो है क्या करता है, रंग में भी क्या करता है, परिवर्तन, अर्थात ये रंजक के रूप में काम करता है, उसको रंग को बदल देता है, डाई के रूप में काम करता है। साथ ही परिवर्तन करने का सूचक भी है। उसको हल्दी को ले लीजिए या कोई कोई रंगीन रंगीन जो आता है फल वगैरह करके, कुछ फल आप खाते हैं कभी के गिर जाता है, शरीर पर लग जाता है, टमाटर का जूस खाइएगा देख लग जाता है, लेकिन छूट जाता है जल्दी में। लेकिन उसी वक्त में अगर दूसरा कुछ पर लगा दीजिएगा, अम्ल का कोई उसमें साफ कर जाएगा तो रंग का कर देगा, वो जिस रंग में था वैसा नहीं रहेगा। जैसे पहला था, अम्ल में डालिएगा नीला लठमत पत्र का कर देगा, वो लाल हो जाता है। अम्ल का गुण बतलाता है, नीले लिटमस पत्र को अगर उसमें ले जाते हैं अम्ल में तो क्या करेगा, वो लाल, जैसे सूखेगा वो लाल हो जाएगा। लेकिन भस्म में लाल वाला ले जाइएगा, क्या करेगा, वो लाल जब भस्म में ले जाइएगा तो क्या कर देगा, वो नीला कर देगा। इसमें पहले ही बताया गया, अम्ल भस्म जो है अम्ल का उल्टा क्रिया करता है, उदासीनी बनाता है। अम्ल की मात्रा क्या करता है, वो काटता है, कम करता है। इसलिए यहाँ करता है, अगर अधिक मात्रा आप यहाँ पर है कि अगर अम्ल में डालेंगे लिटमस पत्र को, नीला वाला को, तो लाल हो जाएगा। लेकिन जब उस लाल वाला को डालिएगा कहाँ, भस्म में, तो क्या हो जाएगा, उल्टा करता है। तो इस प्रकार से दोनों ये उदासीन करता है। अधिक मात्रा में आपके पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है या पेट कभी कभी फूलना शुरू करता है, तो लोग अभी क्या करते हैं, इस समय गर्मी के मौसम में ठंडा जो कोका कोला पीते हैं, अल्कोहल वाली मात्रा, वो क्षारीय होता है, जाकर क्या करता है, पेट की कमी क्या करता है, उसको पाचन क्रिया को बढ़ा देता है, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। इस प्रकार से कभी भी अम्लीयता का खिलाफ में कौन करता है, भस्म की मात्रा करता है। चौथा रंग में इसमें इसका गुण है, अम्ल और भस्म के साथ जो है धातुओं की क्रिया कैसे होती है। अम्ल और भस्म के साथ में धातुओं की अभिक्रिया। इसमें एक चीज़ याद रखना है, जो कोई धातुओं का क्रियाशीलता श्रेणी सही से जानकारी कर लेंगे, कौन धातु में कितना क्रिया अधिक प्रबल होने की है, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं किसके साथ क्या, किस धातु में अधिक अभिक्रियाशील है, कौन धातु कम क्रियाशील है। तो उसमें किस आता है, इसमें हम जानते हैं सबसे अधिक क्रियाशील कौन धातु है, पोटेशियम होता है। कौन होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम का सूत्र क्या है, संकेत कैसे लिखते हैं, वो सबसे अधिक क्रियाशील है, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। आप देखते रहिएगा उसका क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन उसी में सबसे कम अभिक्रियाशील वाला में कौन है, सोना, गोल्ड देखते हैं ना, उसको 5 साल तक मिट्टी में रख दीजिए, निकालिएगा, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता, वो अभिक्रिया करवे नहीं करता है।
उसको मत इस्तेमाल कीजिए, बंद करके रख दीजिए, 10 साल भी रख दीजिएगा तो उसमें रंग में कोई बदलाव जल्दी आता नहीं है, वो क्रिया कर बहुत कम करता है, नगण्य में रूप चलिएगा। लेकिन पोटेशियम को रख दीजिएगा तो क्या होगा, वो दूसरे के साथ क्रिया करके तुरंत खत्म हो जाता है, उसका रूप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमको दिखाना है अम्ल के साथ कैसे धातु क्रिया करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, जिंक को लेते हैं और इसमें अम्ल को डालते हैं, H2SO4 से क्रिया कराते हैं। उस वक्त में अक्रिया करने के फलस्वरूप अभी शुरुआत में आप पढ़े बताया गया, अम्ल जो है क्या करता है, अक्रिया करने के बाद H2O गैस देता है, कौन करता है। तो यहाँ से जब ही अम्ल से क्रिया होगा, जिनमें आपका क्या है, धातु है, और इससे जब क्रिया करता है तो सीधे यहाँ ये आपका Zn जो है जिंक सल्फेट बना करके सीधे H2O को क्या करता है, अलग कर देता है, यानी यहाँ पर गैस बनना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको जानकारियाँ हो जाती है कि धातुओं के साथ अम्ल जब क्रिया करता है तो कभी भी क्या करता है, हाइड्रोजन गैस उसमें तैयार होती है, गैस उसमें देगा ही। उस प्रकार से पांचवी अभिक्रिया इसमें है, पांचवा उसका गुण है धातु के कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट, दो चीजें, धातु का कार्बोनेट एवं उसके बाइकार्बोनेट से अम्ल किस प्रकार क्रिया करता है। किसी भी धातु का कार्बोनेट लिया जाए या बाइकार्बोनेट लिया जाए, अगर उससे अम्ल की अभिक्रिया कराया जाए तो किस प्रकार अभिक्रिया होती है। तो वहाँ पर अगर कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उस समय वहाँ पर जो है उन धातुओं का क्या बनता है, जल बनेगा वहाँ पर, साथ ही साथ उसमें CO2 गैस निकलती है और उसका लवण भी बनेगा, जो धातु रहेगा उसके साथ में क्या बनेगा, उसका लवण बनता है। तो जैसे में अगर जिंक कार्बोनेट को लिया जाए, इसको लिया जाए, जिंक कार्बोनेट को लिया जाए, ZnCO3 को लिया जाए, जिंक कार्बोनेट के साथ में अगर किसी अम्ल का क्रिया कराया जाए, अम्ल में मान लीजिए हमने H2SO4 को लिया, इसको लिया गया, H2SO4 को लिया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला मिलाया गया, इसे अब क्रिया करने के बाद कहता है वहाँ पर इसमें जल बनेगा, जल का निर्माण होगा और CO2 गैस तैयारियाँ होंगी। जब कभी भी कार्बोनेट रहेगा तब, अगर यहाँ कार्बोनेट नहीं केवल धातु रहेगा उस समय यहाँ क्रिया नहीं होगी। जब इसका कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट रहेगा तब यह जल अम्ल के साथ क्रिया करने के बाद सीधे क्या करता है, अब यहाँ जिंक का सल्फेट बनाएगा, NaCO4 तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पर CO2 के साथ में जल की मात्रा बनेगी इसमें और यहाँ पर CO2 बनता है। यहाँ जिंक जो है सीधे आपके यहाँ से सल्फेट की मात्रा को ले लिया, सल्फेट के साथ में मिल करके लवण बना दिया और यहाँ से जो CO2 कार्बन की मात्रा थी ये CO2 अलग हो गया और इसमें का H2 मिल करके इसका जो है कितना भाग बच गया, दो, यहाँ एक भाग बच गया, वो इसीलिए क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। इस प्रकार से इसका गुण ही है कि अम्ल जो है किसी धातु के कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या क्या बनाता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उसके बाद अम्ल भस्म कैसे अभिक्रिया करेंगे, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया किस प्रकार होगी।
ये रहा हम लोगों का छठवां गुण। पहले इसको जानकारियाँ किया गया अम्ल और जल के विलयन के साथ में, दूसरा में धातु के साथ में किया गया, तीसरा में किया गया कार्बोनेट के साथ में। अभी हम लोग क्रिया कराना है अम्ल और भस्म के बीच में। अम्ल और भस्म कैसे क्रिया होगी और अम्ल भस्म क्रिया करने के बाद फलस्वरूप क्या निर्माण करता है। याद रखिएगा, जब अम्ल और भस्म क्रिया करता है एक साथ में तो उस वक्त में उसी का लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। जैसे में आपको लिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, भस्म के लिया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। जहाँ भी OH लगा रहेगा समझिएगा क्या है, वो भस्म के रूप में है। भस्म को लिया गया और इसमें अभी क्या मिलाना है? अम्ल को लेना है। HCl लिया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया, इन दोनों से क्रिया कराया गया। ध्यान से देखने पर पता चलता है, क्रिया करने के बाद जब इसको हम परीक्षण करते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह जो भस्म था और अम्ल था क्या क्या तैयारी करता है। अब क्रिया के बाद हम देखते हैं इसमें कि ये जो सोडियम था Cl से क्रिया माने एक साथ होकर के क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड बनाया और क्या इसमें बच गया? एक यहाँ H2 बच गया, H2O बनाता है, जल बनाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या है बता सकते हैं? सोडियम क्लोराइड आप देखें सोडियम क्लोराइड को? नहीं देखे हैं? आज जाकर देख लीजिएगा। बहुत महंगा भी नहीं है, सस्ता मिलता है। 5 रुपया 10 रुपया का बोरा मिलता है नमक, देख लीजिएगा। ये आपका सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से जो आप समुद्र किनारे जाइएगा वहाँ पर पहले इस रूप में वो मिलता है। पहले पानी को सुखा करके इस रूप में मिलेगा, उसको साफ करके बनाया जाता है। फिर उसमें HCl हम लोग को लेकर साफ करके तब फिर से होता है, तब गंदा रहेगा। उस समय इस समय तैयारियाँ होती है, उसमें सब क्या रहेगा, उसमें मिला रहता है। उसमें अम्ल डाल करके उसका क्या करते हैं, फिर साफ करके तब आपको क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड। आपका शुद्ध नमक आपको मिलेगा जो खाने का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पहले प्राप्त होता है, अम्ल डालते हैं तो उसमें का सीधा सीधा इसको लवण बना करके जो जल की मात्रा जो करता है वो अलग कर देता है। इस प्रकार से हम इनके गुणों को जान सकते हैं। अभी हम लोग 6 गुण जानकारी किए, जिसमें बहुत अभी गुण और बाकी है। विशेष गुणों को हम लोग अगले पीरियड में अच्छा से फिर जानकारी करेंगे। अभी तक इसको याद रखेंगे। ठीक है।